Alright, let's start off with the next topic, that is distributions. Distribution start करने के पहले I want to revise a little bit of probability वाला portion में जो मैंने आपको distributions के बारे में बताया था. You had done that क्या? Continuous non-continuous वाला portion नहीं हुआ है. ठीक है. So basically we were trying to understand probability because we need to make future projections about something. Probability के बारे में क्या बोला था? Whenever you use probabilities as weights, it is going to be the expected value that you will arrive at. Probabilities को weights use करेंगे तो expected value मिलेगा मेरे को. That we had discussed. उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि probability को यूज करने का रीजन क्या है. probabilities को यूज करने का the most important reason is that probabilities को यूज करने से आप expectations, अब अपना future outcomes का forecasting, ये सारा चीज अपने कर पाएंगे. That was the whole idea of having these probabilities and all का usage के लिए. दूसरा चीज we did was mean, median, mode, standard deviation, range, mean, absolute deviation, skewness, kurtosis. I guess you had done basic statistics वाला part में. So the reason why we did that portion was कि I want to understand how a data looks like. I want to understand how a data looks like. Say for example, मैंने अपना last year का return दिया, तो let's say there was this stock Reliance. We'll talk about Reliance Industries. So now Reliance Industry का कोई दिन return 14%, कोई 17, कोई 13, कोई 12, कोई 11, कोई 10, कोई 16. So when you look at 250 data points, आज 10 है, कल 12.5 है, मैं आपको 250 डेटा पॉइंट्स अगर दे दूंगा तो विल यू बी एबल टू एनालाइज एनीथिंग? नो, यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज एनीथिंग. लेकिन वही 250 डेटा पॉइंट्स को या तो मैं आपको एक ग्राफ बना के दे देता हूं, यहां पर डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 लेकर के डे 250 तक है, तो आपको समझ में आता है अच्छा इसका रिटर्न हैज बीन मोर और लेस इस टाइप का, जिसमें कभी कभी ऊपर भी गया है एंड कभी कभी अभी नीचे गया है. सो इट्स एट अ लेवल लाइक दिस सॉर्ट. तो ये तो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का स्टेटिस्टिक्स हो गया, जहां पर आप ग्राफ देख करके कुछ समझने का कोशिश कर रहे हैं. देयर इज अनदर वे वेयर यूड बी लुकिंग एट, that would be your inferential, where we try to understand. Okay, so I take the 250 data ka average and basically I can comment that if my returns have been 10, 12, 14, 16 इस तरीके से, on an average my return is let's say 14.2%. So that is the average level, that is the central level. I can also use the median, that was that 14.2% के नीचे half the days return था. Half the days out of 250 days, 125 days the return was below 14.2, 125 days the return was above 14.2. That is what you'll make a comment with median. उसके बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह क्या बोलता था कि द डेटा 14.2 के आसपास, योर रिटर्न्स कुड बी लेट्स से 13, 13.5, 12, 12.5, 14, 14.5, 15, 16, एकदम उतना नैरो रेंज में. और इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट योर डिस्ट्रीब्यूशन कुड हैव बीन कभी 5%, कभी 7%, कभी 20%, कभी 30%, एंड स्टिल द एवरेज कुड बी द सेम 14.2%. दैट वाज, उसको मेजर करने के लिए हम लोग पहले वेरिएंस देखे एंड उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए वी वर यूजिंग स्टैंडर्ड डिविएशन, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का समेशन डिवाइड बाय n, उसका पूरा का पूरा स्क्वायर रूट. राइट, सो वी डिस्कस कि वो स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है कि डेटा ऑन एन एवरेज अपने मीन से, अपने एवरेज से ऊपर नीचे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. दैट वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन पोर्शन. एम आई क्लियर? नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस. डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब क्या? आई जस्ट क्विकली, वेरी क्विकली रिवाइज प्रोबेबिलिटी का एक पोर्शन. प्रोबेबिलिटी का एक पोर्शन में आई टोल्ड यू कि हम लोग को कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझने का मन है. वन इज आइदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज क्यूम्युलेटिव और नॉन क्यूम्युलेटिव. These are the three properties which we wanted to see. And मैंने बोला था कि I will be using these properties again when I'll come to the normal distribution. I will be explaining these properties. So probability क्या हुआ? Probability हुआ about the future में होने का chances, right? Mean and standard deviation. I'm not getting into skewness and kurtosis at the moment, but mean and standard deviation are the basic measures कि average क्या and average के ऊपर नीचे मेरा data किस तरीके से distributed है. That was being taken care of by the standard deviation portion. Am I clear, everybody? उसमें अब हम लोग discrete continuous का logic क्या था? Suppose if you're throwing a dice, your answers could be either 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are only 6 outcomes possible. There is nothing else that is possible. You cannot get a 2.5. You cannot get a 7.5. So you have only 6 outcomes possible. Finite countable outcomes. Finite countable outcomes, right?
So when we have finite countable outcomes, we call it a discrete distribution. It's discrete, CRETE, not EET. It's not EET. Discrete is secretly, और ये discrete is separate, अलग अलग, right? Continuous distribution, वो rainfall वाला example दिए थे कि आपका rainfall could be any centimeter. उसके बाद में बोले थे कि कोई भी एक वैल्यू का अगर probability निकालोगे तो जीरो आएगा, because your sample space kind of is your infinity. Because the rainfall could be 100, 100.1, 100.101, 100.10102, it could be any centimeter. So since your sample space is infinite, therefore your probability of any value is going to be zero. But technically we know it's not zero, तो अपने लोग को एक range of outcome लेना होता है, and ये वाला जो shaded region divided by total region is going to give you the probability, favorable outcome by sample space. So हम लोग का range के लिए probability निकाल सकते हो, but कोई भी एक particular value के लिए probability नहीं निकाल सकते. उसके बाद का दो प्रॉपर्टीज वो वेरी सिंपल. अगर सबका सेम आउटकम है तो यूनिफॉर्म, अगर किसी का कम किसी का ज्यादा, यू नो टेढ़ा मेढ़ा डाइस, शकुनी का डाइस, सो दैट काइंड ऑफ आएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी नॉन यूनिफॉर्म वाला. एंड इसमें भी इट कुड बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, इट कुड बी नॉन यूनिफॉर्म. वी आर डन दीज थिंग्स, राइट. उसके बाद में क्यूम्युलेटिव नॉन क्यूम्युलेटिव वाला पोर्शन में हम लोग देख रहे थे कि आइदर 1/6 देन 2/6 देन 3/6, मतलब यहां तक का प्रोबेबिलिटी, यहां तक का प्रोबेबिलिटी, यहां तक का प्रोबेबिलिटी, कि 2 तक का प्रोबेबिलिटी कितना है, 3 तक का कितना प्रोबेबिलिटी कितना है. तो ऑल द प्रीवियस प्रोबेबिलिटीज वर एडेड क्यूम्युलेटिव. जैसे क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते थे ना, 40 स्टूडेंट्स का हाइट, मतलब below 4 feet 10 students are there, below 5 feet 15 students are there, तो टोटल स्टूडेंट्स below 5 feet मतलब सॉरी 4 to 4.5 feet इतना स्टूडेंट्स है, 4.5 to 5 feet 12 स्टूडेंट्स है, तो 5.5 के नीचे कितना होगा, 22. आप ऐड करते जाते थे ना जो भी नंबर था क्यूमुलेटिव, वैसे क्यूमुलेटिव अपना प्रोबेबिलिटी निकला था, द टोटल प्रोबेबिलिटी पार्ट विच वी वर टॉकिंग. एंड लास्ट में जाकर के आंसर हैज टू बी 1 बिकॉज द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 100%. सो धीरे धीरे ऐड करते करते योर प्रोबेबिलिटी विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 1. दैट वी हैड सीन. एवरीबडी इज ओके टिल हियर. Everybody is understanding this bit. यहाँ तक सब कोई ठीक है? Problem? Okay. Now we need to see how are we going to apply the mean median mode and this probability distribution over here. देखो, so now over here what we are doing is we want to understand the probability mean वाला logic. मैं आपको एक simple सा distribution दिखाता हूँ. Suppose मेरा distribution ऐसा, I'll come to it later. I have to do Poisson and Bernoulli and all before that. I'll come to that later. But suppose मेरा इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है. अभी understand XY axis, students don't look at the XY axis. This is कि मेरा return is 14.2%, 15, 16, 17, 18. So these are your observations. Suppose I have taken 250 day का ट्रेडिंग डेज. I have taken 250 डेज का डेटा कि 250 डेज में मेरा रिटर्न कैसा था. 5 डेज में रिटर्न ऐसा था, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, 30 डेज, 25 डेज, 20 डेज, 15 डेज, 8 डेज, 7 डेज, 2 डेज, 1 डे. सो बेसिकली पूरा 250 डेज को प्लॉट कर लिया है. अगर मैं 10 डेज, 5 डेज एंड ऑल को, कैन आई नॉट एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज ऑफ 250 डेज? 10 days 10 by 250, 17 days 17 by 250. I can do that. And total probability has to be equal to 100% throughout. And returns भी ऐसा नहीं है ना कि 14.2 होगा या 14.3 होगा. 14.2118 भी हो सकता है, 14.2962 भी हो सकता है. So infinite probabilities, it's a continuous distribution. The motive of this chapter, this is one of the most important parts, try and understand. The motive of this chapter is, समझिएगा, अगर मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूं, पॉसिबल है ये वैल्यू निकालना? होगा ना कुछ 12.5% सपोज. एंड सपोज इसका प्रोबेबिलिटी शेडेड रीजन होता है ना, अपने क्या बोले थे, प्रोबेबिलिटी क्या है, शेडेड रीजन डिवाइड बाय टोटल रीजन. इफ आई कैन, डोंट यू थिंक इफ आई कैन गिव अ स्टेटमेंट, देयर इज ओनली अ 5% चांस दैट योर रिटर्न विल बी बिलो दिस लेवल? कैन आई मेक द स्टेटमेंट? देयर इज अ 10% चांस दैट द रिटर्न विल बी अबव दिस लेवल. There is a, suppose यहाँ 5% है, यहाँ 5% है, बीच में 90% shaded है. Can I say there is a 90% chance my return will be between these two levels?
एंड दिस विल बी योर एवरेज। अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पॉइंट के आजू बाजू में, सिमेट्रिकल है, वी हैव डन स्क्यूनेस, वी हैव डन सिमेट्रिकल, तो अगर एकदम सिमेट्रिकल है, कैन आई नॉट से कि एवरेज से ऊपर नीचे किस तरीके से डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है? सो बेसिकली I will use the past data. I'm just giving an example. I will use the past data in order to understand the probability of these outcomes. These are the outcomes कि 14% है, 15% है, 16% है, उसका probabilities दिया हुआ है। अगर out of 250 days, 50 days something happened, that is 20% of the time, I can say that 20% of the time in future भी होगा। पास्ट डेटा का फ्रीक्वेंसी यूज करते हो तो ग्राफ्स वगैरह बनते हैं। उसी चीज को कैन आई नॉट पुट इट इन प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव कि लास्ट 5 इयर्स में अगर 20% टाइम्स इतना रिटर्न था तो नेक्स्ट ईयर भी 20% टाइम्स इतना रिटर्न होगा। सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो डू यू सी प्रोबेबिलिटी, एवरेज, standard deviation and all will come into picture. So we need to study distribution in order to understand and analyze how the data is right now based on the past data and how I expect it to behave in future. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि if my average is 14.2 today, tomorrow also the average will be 14.2. I am not saying that. I am saying that based on my past experience, there is a 90% chance that my data will be within this range. अगर लास्ट 2 years का एवरेज इज 14.2, मैं ये तो बोल ही सकता हूँ कि 12 and 16 के बीच में वेरी करना चाहिए। आई एम लाइक 90% श्योर। अच्छा, तो अगर एक स्टॉक था जो कभी 12, 13, 14, 15, 16 इस टाइप में था, तो मैं बोलता हूँ, और उसका एवरेज 14 आया, तो मैं बोल दिया कि आई एम 90% श्योर दैट द रिटर्न इज गोइंग टू बी 12 and 16 के बीच में, 14% के, 14% के, दो ऊपर नीचे। एवरीबडी इज फॉलोइंग, राइट? दूसरा स्टेटमेंट मैं देता हूं, दूसरा एक और स्टॉक है, उसका एवरेज भी 14 है, लेकिन कभी 5, कभी 10, कभी 20, कभी 40, कभी -10, उसका एवरेज भी 14.2 है। क्या मैं 90% श्योरिटी के साथ बोल पाऊंगा कि वो 12 and 16 के बीच में लाई करेगा? नहीं बोल पाऊंगा। मे बी आई से एम 90% श्योर दैट द रिटर्न विल लाई बिटवीन 5 and 25%। सो डू यू अंडरस्टैंड कि रिस्क डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मतलब क्या वो एवरेज के पास पास में बिखरा हुआ है तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली उसका प्रेडिक्शन कर पाएंगे फ्यूचर में। अगर 14% के मैक्सिमम डेटा है 14, 12, 13, 15, 16 इस तरह का, यू विल बी वेरी श्योर अबाउट द प्रोजेक्शन यू विल मेक। बट इफ दैट डेटा 14 कभी -5, कभी 20, कभी 30, कभी -10, तो आपको उतना श्योरिटी के साथ उतना नैरो रेंज आप प्रोजेक्शन वगैरह नहीं कर पाओगे। You'll not be able to predict what's going to happen in the future with a lot of confidence. You'll not be able to do that, right? You'll not be able to do that. बोलो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब डेटा का एवरेज, डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन, डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है इन फ्यूचर, those things are going to be quite important for me. How the data is distributed around the mean. I want to make projections. I want to give ranges for data. The data should lie within this bracket. The data should be more than this. Itna percent times the data will be less than this. So I'll be able to study the data. I'll be able to make projections about the data. That's the whole point, right? I will be able to study the data and I'll be able to make projections about the data. कि डेटा फ्यूचर में किस वैल्यू के आसपास होना चाहिए, कितना % चांस है कि डेटा इस रेंज में लाई करेगा. So these are the kind of things I'm going to be looking at. And when I'm going to do this, trust me, you're not going to be learning a single formula. You'll be using unitary method of class 7-8. Because इतने formulas मग अप नहीं कर सकते. जैसे probability में आपने देखा ना कंडीशनल ना जॉइन, मेरे को खुद को नहीं आता, आपको क्या सिखाऊंगा. यहाँ पे भी मेरे को formulas नहीं आता, I'll derive it for you. Derive भी नहीं बच्चा formulas है. But unitary method से all formulas will be taken care of in normal distribution. And we will stick to that. Trust me, क्योंकि क्या होगा ना, formulas will be, you'll be able to apply formulas in only situations. जहां थोड़ा क्वेश्चन घुमा करके देगा, formulas are not going to work. And the second point is going to be, there are quite a few formulas you'll forget in the exam. Like book 3 में जाएंगे तो 5 चैप्टर में कराऊंगा, जिसमें 10-12-15 फॉर्मूला होगा. मैं खाली एक फॉर्मूला से 5 चैप्टर्स करा दूंगा. फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स का वैल्यूएशन में, वैल्यूएशन प्राइसिंग में, एवरीथिंग विल बी जस्ट वन फॉर्मूला. So it's easier that way, that you understand one formula and apply it properly in multiple places. So यहाँ पर we'll be doing it with the unitary method. बोलो, are we okay till here? समझ में आ रहा है कि distributions क्यों पढ़ना है, क्यों इसका मतलब, what's the logic behind it? Why do you want to study? Why do you want to understand the distribution and all?
what are we trying to achieve with the distribution portion. Are we all clear till here? ठीक है. अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले सोच रहा था कि I'll go एकदम सीरियल ऑर्डर में with the chapter, but what I'll do is, since I'll not be able to complete पूरा का पूरा distribution, I'll do the standard normal, I'll do the second half of the chapter first, I'll do the normal distribution so that I can give you a little bit of practice for the next class. So you'll get a little homework kind, whatever you call it. Homework बोलना थोड़ा अजीब लगेगा आप लोग को, but basically I'll give you a little bit of practice so that we can start off with that in the next class. So let me discuss normal distribution. This normal distribution is going to be required in quite a few chapters in this quants itself, and in book 4 also you will need normal distribution. In level 2 also, that is part 2 also, you will need normal distribution in places. So you need to understand this part. ठीक है? Just give me a minute, just think, I'll just start. We'll have binomial distribution, Poisson distribution, normal distribution, log normal distribution, chi and f also will be there, but बाकी सब में इतना टाइम नहीं लगेगा, mainly अपना normal distribution ही है. बाकी सब बहुत easy है, मतलब it's not like normal distribution types. Normal distribution is also not difficult. Normal distribution का there is something called a normal distribution and there is something called a standard normal distribution. Let me make you understand this. मैं central limit theorem में थोड़ा रुक करके आऊँगा. Okay. Okay, I need to complete the sample population वाला part. Sample mean और वो नहीं कराया था ना last day आपको. Just give me 1 second. Actually वो CFA में भी similar stuff is happening and ये लोग हमेशा shuffle कर देते हैं आगे पीछे कुछ चीज़ों को. नहीं, they've done it in the hypothesis का chapter में sample population लेके आया. कोई बात नहीं. Anyways, so we have this normal distribution over here. What does a normal distribution mean? जैसे आप बोलते हैं ना 1 meter is equal to this. 1 liter is a specified quantity. You cannot explain why exactly it's that way, right? So normal distribution उतना vague नहीं है. I'll give you a little logic over here. Normal distribution क्या है? अगर data इस तरह का shape follow करता है, we call it a normal distribution. इस तरीके का shape का मतलब क्या है? इस तरीके का shape का मतलब हुआ skewness is equal to 0, kurtosis is equal to 3. These are the two most important properties of a normal distribution. Have they added anything? वो सब बकवास कर है. Skewness, kurtosis, linear बेकार है, probability और बेकार है. ठीक है. So एक बार concentrate करो. Skewness is equal to 0 का मतलब क्या? The data is neither left skewed nor right skewed. Skewness is equal to 0 का मतलब कि data is an absolute mirror image on the left and the right side. मतलब जिस तरीके से डेटा इज अबव द मीन बिखरा हुआ, उसी तरीके से डेटा इज अरेंज्ड बिलो द मीन. द डेटा हैज बीन अरेंज्ड quite similarly above or below the mean. That is your normal distribution. That is skewness is equal to 0. Kurtosis equals to 3 मैंने बताया था कि डेटा इस तरीके का है. अगर kurtosis greater than 3 होता तो इस तरीके का लाइन बनता. That a lot of data is there. एकदम मीन पे बहुत सारा डेटा, जैसे मीन से थोड़ा दूर जाओगे डेटा हार्डली कोई ऑब्जर्वेशंस होगा, एंड टेल्स में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन होगा. देयर इज मच मोर डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज मच मोर डेटा इन द टेल. वी हैड डन दिस. सो वी आर गोइंग टू कीप अ स्टैंडर्ड कर्टोसिस इक्वल्स 3. वी आर गोइंग टू कीप कर्टोसिस इक्वल्स 3. So the point is, if the data is distributed, अगर डेटा का शेप इस तरीके का है तो उसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे. डेटा का शेप इस तरीके का मतलब क्या है? आपको एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल वाला अगर याद हो तो दिस वाज अ रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. वो तो दिख ही रहा होगा आपको, इट्स अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. ये बहुत ही बेकार सा शेप है, इसी चीज को मैंने एक स्मूथ वाला शेप दे दिया तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. इट इज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. इज इट अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन? बताइए. इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना. प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ना. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सारे आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी सेम. यहां पर हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी अलग अलग है ना. सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन.
एंड क्यूम्युलेटिव है कि नॉन क्यूम्युलेटिव है? नॉन क्यूम्युलेटिव है, क्योंकि क्यूम्युलेटिव होता तब तो ऐड करते करते वो 1 हो जाता ना, फॉल नहीं करता, इट वुड हैव बिकम 1. एब्सोल्युटली नाइस या. सो इट्स नॉन क्यूम्युलेटिव. क्यूम्युलेटिव ना इस तरीके का होता, क्योंकि पहले आप ज्यादा ज्यादा वैल्यूज ऐड कर रहे हो, क्यूम्युलेट कर रहे हो तो जल्दी जल्दी बढ़ेगा, फिर आप छोटा छोटा वैल्यूज ऐड करोगे तो एकदम फ्लैटन आउट हो जाएगा. दिस हैज टू बी फ्रॉम 0 till 1. क्यूम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी वो 0 से 100% हो जाएगा ना. एनीवेज, अब एक बात समझिएगा. I know I'm going very slow. Now try to understand in a practical situation, in a very practical scenario. Don't just think finance, think about anything. You know, the time you take to reach home from college, the number of hours you spend in office. Suppose the number of hours you spend in office is 8 hours. Most of the number of days you'll be spending 8 hours only, na? Out of let's say 100 days, 50-60 days यहाँ होगा 8 hours, या 30-40 days. 7.5 hours and 8.5 hours भी 30-40 days टाइप हो जाएगा अगर 50 days यहाँ है. 8 hours से जैसे 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5 करोगे, डोंट यू थिंक एवरेज आवर्स इज अगर 8, तो जैसे जैसे 8 से ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स में जाएंगे तो नंबर ऑफ डेज आई स्टेड इन ऑफिस फॉर मोर नंबर आवर्स विल डिक्रीज. 8 से थोड़ा सा कमती नंबर ऑफ डेज मैंने 9 आवर्स बिताए होंगे, उससे और कमती डेज में 10 आवर्स बिताए होंगे, उससे भी और कमती डेज में 11 आवर्स बिताए होंगे, उससे भी और कमती डेज में 12 आवर्स बिताए होंगे. If I've left office early, mostly I'm working for 8 hours. There are only a few days, मतलब थोड़ा less number of days I work for 7 hours. उससे भी कमती less number of days में 6 घंटे में निकला हूँगा. Basically the logic is that in general people tend to be average पे ज़्यादा observations होता है. धीरे धीरे number of observations as you go away from average will start decreasing. The probability, the maximum probability is going to be that you are going to be staying around the average value, right? Most of your observation, if I take 30 minutes to reach from office to home, 30 minutes is what I'll be taking most of the days. कभी 32, कभी 28 होगा, 35 उससे कमती दिनों में होगा, 25 उससे कमती दिनों में होगा, 40 minutes and 20 minutes. 20 minutes भी बहुत ही कम डेज में होगा that I'll get इतना रास्ता खाली, and 40 minutes इतना जाम भी बहुत कम डेज में मिलेगा. 50 and 10 minutes का बात करोगे तो और भी ज्यादा कम डेज में होगा. बोलो, everybody agrees, right? So the point I'm trying to make is, let's say the average score of students in a class is 80. Less number of students, 85 में कम लोगों को मिला होगा, 90 में जाओगे और कम students होंगे, 95 स्कोर के और भी कम students होंगे. 80 अगर एवरेज है तो 70 में कम students होंगे, 60 में उससे भी कम students होंगे. Number of students getting below 50 would all the more be lesser than that. Making sense? So do you see that in any kind of practical situation, the data is going to be much more frequent around the average, and जितना आप average से दूर जाएंगे उतना probability should fall of that value. Let's just leave rainfall for an example, but the averages, most of the data का observation, जैसे जैसे आप average से थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे, the number of observations or the probability should be coming down धीरे धीरे. हाँ, I'm not saying that practical situation में data इस तरीके का होगा, but something of if this sort तो we can assume ना, इसी data point को थोड़ा सा normalize किया जा सकता है. I'm not saying that practical data is gonna be such a smooth, perfect curve. It's not possible. But I can say now that data is going to be something like this at least. I can at least say that data is going to be something of this sort at least. बोलिए, making sense? अच्छा, अगर मेरे को पता है मेरा डेटा इस तरीके का है, don't you think I would want to do a lot of calculations कि इतना % चांस है इसके ऊपर जाने का, इसके नीचे जाने का, and all that rubbish? I'll start off with, I should be able to do those things. Obvious सा बात है, जितना दूर आप एवरेज के जाएंगे उतना probability in the tails will be lower and lower. ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मैंने एक स्टैंडर्ड पकड़ लिया है, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग डिस्ट्रीब्यूशन हैज टू बी ऑफ दिस सॉर्ट. देयर कुड बी अ डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स से कोई स्टॉक का रिटर्न ऐसा हो सकता है जो लेप्टोकर्टिक हो, जिसका कर्टोसिस ग्रेटर देन 3 हो. लेट अस स्टार्ट विद दिस. उसके बाद में अगर डेटा विल बी मोर देन 3 का कर्टोसिस, देखते हैं अपने उसको और कैसे रिफाइन करना है. सो वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, राइट? अज्यूमिंग दैट द डेटा इज गोइंग टू बी फॉलोइंग दिस काइंड ऑफ अ शेप.
अज्यूमिंग कि आपने डेटा को जब अरेंज किया तो वो अपना जो आउटकम्स है वो इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है. सो डिस्ट्रीब्यूशन, डू यू अंडरस्टैंड हाउ इज द डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ईच आउटकम? उसका प्रोबेबिलिटी कैसा है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. मोस्ट डेटा यहां पर थोड़ा कम थी, थोड़ा कम थी, थोड़ा कम थी. इट कीप्स ऑन फॉलोइंग. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा. बोलो, everybody is following what is a normal distribution? Everybody is following what is a normal distribution? Now my problem is normal distribution skewness 0, kurtosis 3. एक और चीज है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में खाली दो चीजें लगती. देखो स्क्यूनेस 0 हो गया, उसको तो आपने फिक्स कर दिया. कर्टोसिस 3 हो गया, वो भी आपने फिक्स कर दिया. सो मीन, सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय जस्ट टू पैरामीटर्स, दैट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. Mean and standard deviation. Standard distribution is the normal distribution is defined by two parameters, mean and standard deviation. बोलो ठीक है. ये बुक में दिया हुआ है बट इस तरीके से नहीं दिया हुआ. You can actually take it down. This has not been given in the book properly. You can take this part down. We started with the normal distribution. बोलो, एवरीबडी इज डन टिल हियर? समझ में आया सब चीज? ओके. सो बेसिकली डिफाइंड बाय मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है? स्क्यूनेस अगर जीरो है, स्क्यूनेस अगर जीरो है, आई अंडरस्टैंड दैट माई मीन इज इक्वल टू दिस पॉइंट, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. अगर स्क्यूनेस इज इक्वल टू जीरो, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड. नाउ एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करिएगा. सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, सपोज आई टेल यू माई एवरेज रिटर्न is equal to 12% and मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन is equal to 4. अब क्या होगा, मेरा एवरेज 12 तो यहां आ गया. मेरे को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बिटवीन दिस. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी का मेरा रिटर्न इज बिटवीन 12% एंड 13%, ये वाला रीजन शेडेड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की माई रिटर्न इज मोर देन 14.5%, ये वाला रीजन का प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज, अगर मैं बोलता हूं कि 90% चांस है कि मेरा डेटा लाइज बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसके बीच में 90% प्रोबेबिलिटी है. अब बताओ ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या? दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल क्रॉप अप. अब एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी के लिए आपको तो समझना पड़ेगा ना कि एरिया अंडर द कर्व कितना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? द एरिया अंडर द कर्व इज हाउ मच. बोलो, एवरीबडी इज फॉलोइंग? बट द पॉइंट इज, अब इसको सपोज आपने कंप्यूटर में डाल करके देख लिया. अब एवरेज कैन बी 12, इट कैन बी 14, इट कैन बी 12.5, इट कैन बी 18, इट कैन बी 19. मतलब इफ यू गाइज रिमेंबर सिमिलर ट्राइंगल्स, कुछ याद है आपको? सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता था? अगर मेरा ट्राइंगल ऐसा है, उसी को बड़ा करके ऐसा करो या उसी को और बड़ा करके ऐसा करो, ट्राइंगल तो सेम ही है. इट्स जस्ट स्केलिंग ना. इफ यू सी समथिंग, आप अगर एक बिल्डिंग देख रहे हो, वही बिल्डिंग बनने के पहले उसका एक छोटा सा मॉडल रेडी होता है. वो बिल्डिंग तो सेम ही होगा, खाली उसका साइज बढ़ जाता है, बाकी स्केल्ड अप हो जाता है. यू जस्ट स्केल इट अप. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? ये 12% हो या फिर मैं इसको 0.12 लिखूं, डेटा का शेप तो वैसा ही रहेगा. डेटा का शेप तो यही रहेगा ना. द शेप इज नॉट चेंजिंग. सो व्हाट आई वांट टू डू इज, इसको देख करके मतलब ये डेटा के लिए 12% के लिए एक अलग प्रोबेबिलिटीज होगा, 14% के लिए अलग प्रोबेबिलिटीज होगा. ऐसा तो चलेगा नहीं. 12, 14, 16 एवरेज कुछ भी हो सकता है, स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ भी हो सकता है डेटा का. हर एक के लिए अलग अलग टेबल्स एंड मतलब हाउ डू यू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी? How do, the question is, your average could be anything, your standard deviation could be anything. How do I find out the probability under the curve? How do I find out the probability under the curve? That is the question. उस क्वेश्चन का एकदम सिंपल सोल्यूशन है, देखिएगा क्लियर हो जाएगा. जस्ट गिव मी 5 minutes एंड आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा.
देखो, these were the properties of normal distribution. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रॉपर्टीज था एंड इसका शेप वाज दिस सॉर्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रॉपर्टीज था एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप इज दिस। नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मीन इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मीन इज इक्वल टू 0 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 1। I have basically standardized the values of mean and standard deviation and therefore I call this normal distribution as standard normal distribution। तो distribution का shape आज भी यही है, मैंने mean और SD को fix कर दिया है, ठीक है everybody। और ये mean और SD के लिए आपको books में tables दिया हुआ है। I'll come to that, just give me some time। Now what happens is हम लोग के पास एक Z table होता है, I'll show it to you। This is the mean। ये जो Z वाला लाइन है ना, इसको अपने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसका एवरेज कितना है? 0। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एवरेज कितना है? 0। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 1। एवरीबडी खाली बोर्ड पर देखिए, आई गिव यू टाइम, विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विद दिस, डोंट वरी। नाउ सपोज आई टेल यू माय मीन या एवरेज इज इक्वल टू 12 एंड माय स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 2.5। there is a table that is given to you behind the books। book के towards the last page में अगर if you'll turn to you'll find you have been given standard norm Z tables is given। Z tables उसको Z table बोलते हैं, standard normal distribution का table को Z table बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो Z table में दिया है कि यहाँ पर if I go to this 1.96 point तो इसका probability table में दिया है। आप इसको देख करके, इस पॉइंट को देख करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो या प्रोबेबिलिटी देख करके पॉइंट निकाल सकते हो। अब व्हाट डज दैट 1.96 मीन? व्हाट डज दैट 1.96 मीन? इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट फोकस फॉर 5 मिनट्स, यू गेट एवरीथिंग। मेरा एवरेज यहां 0 है तो ये कितना होना चाहिए? 12। सपोज आई टेल यू, लेट मी टेक अ वैल्यू 2 फर्स्ट। 2 का मतलब है एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर। 2 का मतलब है एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर। एवरेज से 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर मतलब 0 प्लस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू हाउ मच? 1। सो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर कितना होगा? 0 प्लस 1 इंटू 2, दैट इज 2 ओनली। एवरेज इज 12। 12 से 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर मतलब कितना होगा सोचिए? 12 से you want to go 2.5। 12 से एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर गए 14.5। 14.5 से और एक स्टैंडर्ड ऊपर गए, कितना आया? 17। सो बेसिकली 2 के इधर जितना प्रोबेबिलिटी होगा ना, 17 के उधर भी उतना ही प्रोबेबिलिटी होगा। सो व्हाट आई हैव डन इज नाउ, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आई हैव स्टैंडर्डाइज्ड द शेप ऑफ द कर्व, नॉट द शेप तो स्टैंडर्डाइज द वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। अब एवरेज कुछ भी हो, एसडी कुछ भी हो, आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द स्केल्स ना। एंड ये वाले वैल्यूज के लिए 0, 1 वाला जो स्टैंडर्ड वैल्यू ना, उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना आपके लिए बहुत इजी है, इट्स गिवन इन द टेबल। उसके लिए प्रोबेबिलिटीज निकालना आप लोग के लिए बहुत इजी है, उसके लिए द डेटा इज गिवन इन द टेबल। तो बेसिकली टेबल कैसे देता है, टेबल का आउटलाइन विल बी लाइक दिस: 0.0, 0.1, 2.0, 2.1, इस तरीके से। यहां पर 0.00, 0.01, 0.02, 0.09। मेरे को क्या करना था? 2.00 के अगेंस्ट देखना था। यहां पर वो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ये पूरा प्रोबेबिलिटी दैट इज गिवन 2 के इधर का। तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस यहां मिलेगा। सपोज आई वांट टू सी कि डेटा से 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर का वैल्यू कितना है, तो 1.9 यहां देखेंगे, 0.06 जैसे लॉग टेबल्स वगैरह देखते थे ना, उसी तरीके का लॉजिक है। 1.9 के अगेंस्ट 0.06 के नीचे देखेंगे तो 1.96 का वैल्यू आ जाएगा। वो 1.96 का वैल्यू वुड बी 1.96 का वैल्यू वुड बी 1.65 में 90% होता है, इसमें 95। वो 1.96 के अगेंस्ट इफ यू सी 1.9 एंड 0.06 के नीचे
that is, you will see this is the value 0.9750. 1.9 एंड 0.06 के नीचे अगर देखोगे तो 1.96 का वैल्यू आएगा, ठीक है। 1.96 के अगेंस्ट में द वैल्यू you'll see is 0.9750. इसका मतलब 97.5% इज द प्रोबेबिलिटी इन दिस मच। तो यहां प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 2.5%, बिकॉज द टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व इज 100%। तो 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशंस तक प्रोबेबिलिटी अगर 97.5% है, तो 1.96 के उस तरफ कितना प्रोबेबिलिटी बचेगा? 2.5%। वो फिर हम लोग ना पजल की तरह काम कर लेंगे उसको। we know that the total probability is 100%। अच्छा, we also know that इस साइड का इधर का probability is 50%। तो ये 50 है, ये पूरा 97.5 है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये 47.5 है, ये 2.5 है। 0 से 1.96 SD अब कैसे होगा? 0 एवरेज से 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर जाना है। 0 प्लस 1.96 इंटू 1। सो बेसिकली ये 0-1 स्टैंडर्डाइज करने से 1.96 मीन्स 1.96 SD above, 2 will mean 2 SD above the mean। सो 1.96 SD above the mean का यहाँ वैल्यू कितना आएगा बताइए? 1.96 को कॉरेस्पॉन्ड कौन सा वैल्यू करेगा? इफ दिस इज 1.96, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा? एवरेज प्लस 1.96 स्टैंडर्ड डिविएशंस। 12 is the average plus 1.96 standard deviation। अब आप सोचो, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कुछ भी हो, एवरेज कुछ भी हो, मेरा प्रोबेबिलिटीज वगैरह नहीं निकल जाएगा। इट विल टेक टाइम, डोंट वरी, यू डोंट इवन हैव द प्रोबेबिलिटी, वो टेबल्स भी नहीं है आपके पास, आई अंडरस्टैंड, बट this gives you the number of standard deviations, and within the table you will get the probabilities। this gives you the number of standard deviations, this will give you the पूरा का पूरा probabilities। सोचिए किस लेवल का एनालिसिस वुड बी पॉसिबल? सोचो किस लेवल का एनालिसिस वुड बी पॉसिबल वंस दिस पार्ट इज डन। वंस दिस पार्ट इज डन, किस लेवल का एनालिसिस कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इसके और इसके बीच में आएगा, कितना है बताओ? या 90% प्रोबेबिलिटी है वैल्यू इसके और इसके बीच में आएगा, वो बताओ। कितना तरीके का एनालिसिस वुड बी पॉसिबल वंस वी आर डन विद दिस मच, वंस वी आर डन विद दिस बिट? बोलो, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस मच? ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालने के बाद, दैट इज द होल आइडिया ऑफ हैविंग अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज आई आस्क यू द क्वेश्चन कि अगर वैल्यू इज 8, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग बताइए, वो कैसे बताएंगे आप? सोचिए, बताइए, यूनिटरी मेथड है। इफ आई एम आस्किंग यू 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग बताओ, व्हाट इज द आंसर? इट्स सिंपल गाइज। 3.2 तो नहीं होना चाहिए यार। वन स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू कितना यूनिट्स? 1 unit is how many standard deviations? If I move 2.5 units, it is 1 standard deviation। If I move 1 unit, it is 1 by 2.5 standard deviations। How many units have I gone down? 4 units। 12 से 8 अगर आया हूं तो 4 यूनिट नीचे आया हूं एवरेज से। How many units below average? 4 units is how many standard deviation? 1.6 standard deviations। and देख लो ना, 2.5 into 1.6 is equal to 4। so basically I am 1.6 SDs below the average। I am average से मैं 1.6 SDs below हूं ना। 0 से 1.6 SD below लेके आइए, आंसर -1.6 ही आएगा। एवरेज इज 0, 1.6 into 1 माइनस करोगे तो 1.6 माइनस ही तो आएगा आंसर। So basically these values 1.6, 1.2, 1, whatever these values are the number of standard deviations above or below the mean। 0 is 0 standard deviations above or below the mean। अब एक आप बात बताइए, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डिविएशन डेटा का, डोंट यू थिंक मोर एंड मोर डेटा इज ऑन द आउटसाइड, उतना बड़ा रेंज होना चाहिए? इफ द एवरेज इज दिस, स्टैंडर्ड डिविएशन वेरी हाई, मतलब क्या? डेटा इज वेरी फैला हुआ, तो वो डेटा का विड्थ भी उतना ही होना चाहिए। So what we are trying to do is, if my average is this,
स्टैंडर्ड डिविएशन विल टेल यू कि कितना परसेंट डेटा इज अराउंड. सोचो अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत छोटा होगा, इसका मतलब तो बहुत सारा डेटा एक नैरो रेंज में ना, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा होगा, इसका मतलब द डेटा इज इन अ वेरी वाइडर रेंज. सो द स्टैंडर्ड डिविएशन शुड टेल यू कि डेटा अपने एवरेज के आसपास किस रेंज में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिखरा हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ इज द डेटा अरेंज्ड अराउंड इट्स एवरेज, हाउ इज द डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड इट्स एवरेज. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम्स कि डेटा स्क्यूड नहीं है, देयर इज जीरो स्क्यूनेस, इट्स सिमेट्रिकल डेटा, ऊपर नीचे एक बराबर डेटा. कर्टोसिस इज इक्वल टू 3 वो अज्यूम करता है. तब जाकर के बोलते हैं कि डेटा इस तरीके का शेप फॉलो करेगा. in because mean and average and standard deviation, all these could be anything at all, so it becomes a problem for me to calculate these. So मैं क्या किया, normal distribution का shape और standard normal का shape is same. The shape of the data is normal distribution. मैंने खाली एक standardized value कर दिया कि mean is equal to 0 and standard deviation is equal to 1. Standardize करने से फायदा क्या हो रहा है, standardize करने से data I benefit on the grounds that उस स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में मेरा जो भी एवरेज या एसडी है, आई कैन ऑलवेज ड्रॉ द स्केल ऑफ डेटा. आपके पास अगर एक रूलर होता है तो उसमें एक साइड सेंटीमीटर होता है, एक साइड आपका क्या बोलते हैं इंचेस होता है. इतना सेंटीमीटर, वो स्केल डिस्टेंस तो सेम है ना, इतना सेंटीमीटर इज इक्वल टू इतना इंचेस, डिस्टेंस तो सेम ही है. यहां पे भी तो वही हो रहा है. तो प्रोबेबिलिटी आपको इसके बीच में निकालना है या इसके बीच में, प्रोबेबिलिटी का value the same ही रहेगा. the area under the curve is the same ना, the shape is the same. it is just that they are drawn on two different scales. using standard normal distribution there is going to be a standard, जैसे log tables होता था वैसे आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा. वो टेबल में I'll be able to see the probability का value for a standard normal distribution. Standard normal distribution has just standardized two values, mean equals 0, standard deviation equals 1. so 1.5 would mean 0 से 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर, बिकॉज आप करके देखिए 0 प्लस 1.5 इंटू 1 इज ऑलवेज गोना गिव यू 1.5. 0 से 3 स्टैंडर्ड 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस नीचे का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस 2.5 इंटू एसटी, 0 माइनस 2.5 इंटू 1 दैट इज 2.5. तो माइनस 2.5 जो पॉइंट है उसका मतलब क्या है, 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस बिलो द मीन. आप नीचे जो आपका स्केल है उसके लिए भी वही चीज करिए, 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस बिलो द मीन. अब यही चीज के लिए ना बुक ने फॉर्मूला लगा के रखा है, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन डिवाइडेड बाय एसडी एंड ऑल. रबिश, डजंट वर्क. एक तो मेरे को देख के समझ में आता है कि 0 के नीचे है तो नेगेटिव होगा, 0 के ऊपर है तो पॉजिटिव होगा. ये एवरेज के ऊपर इतना एसडी, ये एवरेज के नीचे इतना एसडी. ये वाला अगर पॉइंट निकालना है तो 0 माइनस 1.6 मतलब 12 एवरेज माइनस इतना स्टैंडर्ड डिविएशन, उससे ये पॉइंट आ जाएगा. और अगर ये पॉइंट दिया हुआ है मेरे को तो 12 से आप 4 यूनिट्स नीचे हैं, एक स्टैंडर्ड डिविएशन अगर इतना यूनिट्स है तो 4 यूनिट्स इज हाउ मेनी स्टैंडर्ड डिविएशन, यूनिटरी मेथड, उससे मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा. ये पॉइंट देख करके टेबल पढ़ना आप लोग को सीखना पड़ेगा. दैट विल नीड द टेबल फॉर, वील स्टार्ट ऑफ राइट नाउ विद दैट. बोलो, आर वी ओके टिल हियर एवरीबॉडी? श्योर, सबको को समझ में आ रहा है सारा चीज? ठीक है, गिव मी अ मिनट. क्वेश्चन इसको एक बार मैं x बार लिख रहा हूं, एवरेज को x बार से डिनोट करते हैं. यू नो दैट एवरेज इज इक्वल टू लेट्स से 8, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू 8. क्यों कॉम्प्लिकेटेड ही देता हूं स्टार्टिंग से.
Let's start with this, then I'll add more. I'll do this sum pura ka pura. I'm not leaving it on. Don't worry. ये पूरा मैं करूंगा, नेक्स्ट आप करेंगे. Copy the question, everyone. Be very sure you're very comfortable. बहुत सारा चैप्टर्स में सेम लॉजिक लगेगा and it's very easy. हाँ हाँ, F is 50%. Good. Everybody's done till here? Copied? Question देखिएगा. सबसे पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको टेबल में मिलेगा ना, मीन इज इक्वल टू 0 एंड एस डी इज इक्वल टू 1, ये वो वाला लाइन है जो एक स्टैंडर्ड स्केल है. हम लोग को क्या डेटा दिया हुआ है? दैट एवरेज इज इक्वल टू 7.8. 7.8 कौन सा पॉइंट होगा? दिस इज द पॉइंट ना, कॉरेस्पॉन्ड्स. इसका मीन ये है तो इसका मीन भी तो यही होगा, 7.8. बोलिए, क्लियर? उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन हैज बीन गिवन 2.1. आई डोंट नीड टू स्टार्ट बॉदरिंग अबाउट दैट राइट नाउ. द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्स इज what is the probability that the value x is greater than 12? so मतलब 12 के ऊपर का probability बताओ. अगर मैं यहां 12 लिखता हूं, इसका जो भी corresponding part होगा, this is answer A. this is the probability, that is the answer, right? what is the probability that value of x is greater than 12? 12 के ऊपर होने का probability क्या? ये पॉइंट के ऊपर का जो शेडेड रीजन है, दैट शुड बी द प्रोबेबिलिटी. बोलो, गेटिंग इट? तो सबसे पहले आई नीड टू फाइंड दिस वैल्यू, क्योंकि टेबल में इसके वैल्यूज नहीं है. 7.8 एंड 12 इज नोवेयर इन द टेबल. द टेबल इज अवेलेबल फॉर द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? दोनों नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, शेप इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. स्टैंडर्ड खाली इतना काम कर रहा है, दैट मीन को इक्वल टू 0 एंड एस डी को इक्वल टू 1 कर दे रहा है. क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल में पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटीज एंड ऑल इज गिवन. वी लर्न हाउ टू यूज द टेबल, डोंट यू वरी. ठीक है? यहां तक एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? ओके. सो 12 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? 12 7.8 से कितना यूनिट्स ऊपर है? 4.2 यूनिट्स ऊपर है. देखो, 12 7.8 से कितना यूनिट्स ऊपर है? 4.2 यूनिट्स ऊपर है. One standard deviation is equal to 2.1 units. तो 4.2 units is कितना standard deviation? Unitary method है ना. 1 SD is equal to 2.1 units. 1 unit is equal to 1 by 2.1 SD. So 4.2 units is equal to 4.2 by 2.1 SD. अब आपको लग रहा है कि मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूँ? डायरेक्टली 2 समझ में आ रहा था, वो यहाँ समझ में आ रहा है. अगर थोड़ा सा भी वो फ्रैक्शंस गड़बड़ होगा ना, 2.3 2.4, then this will work, then this logic will work. कि 1 SD is equal to 2.1 units, तो 4.2 SD, 4.2 units कितना SD हुआ? 2 SD. बोलो, are we okay till here, everybody? तो इसका मतलब this point is 2. मतलब मेरे को 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर का डेटा निकालना है. 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर है ना, तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर आ गए तो उसके ऊपर का प्रोबेबिलिटी चाहिए. टेबल में कैसे वर्क करेगा? Now if you remember I told you टेबल में कैसे डेटा दिया है? 2.0 and 0.00 के अगेंस्ट में जो वैल्यू होगा, दैट इज इस वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, टेबल देखिए आप लोग, वो वैल्यू का मतलब क्या है? उस वैल्यू का मतलब है कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन तक का प्रोबेबिलिटी इज व्हाट विल बी गिवन ओवर हियर. आंसर देख के बताओ कितना है 2.0 एंड 0.00 के नीचे? देयर इन द ग्रुप. अरे तो बोला था तो ऐड करवाने के लिए भी नहीं बोला था? बोला था आई गेस. एनीवेज शेयर कर. हाँ, कितना? 0.9772. सो दिस वैल्यू इफ यू सी इज 0.9772. 0.9772 मीन्स 97.72% प्रोबेबिलिटी. अच्छा एक बात बताओ, क्या इसका प्रोबेबिलिटी 97.72 हो सकता है? नहीं. जीरो से मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेकर के ये जो टेबल बेसिकली 2.000 क्या बोल रहा है? 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस तक का प्रोबेबिलिटी कितना? मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेकर 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस तक का प्रोबेबिलिटी कितना? अगर यहां तक का प्रोबेबिलिटी
इज इक्वल टू 90.9772 या 97.72%, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताइए? 100 माइनस 97.72, दैट इज गोइंग टू बी 2.28% probability. So the first answer is equal to 2.28%. अंडरस्टैंड टेबल पढ़ने का तरीका, इतना नंबर ऑफ एसडी तक का प्रोबेबिलिटी इस पूरे टेबल में दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी से भी निकालने का वैल्यू दिखाऊंगा, विल कम टू दैट ऑल्सो, डोंट वरी. बोलो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओके एवरीबडी? श्योर? Second one is asking you probability less than 7. Less than 7 मतलब I will plot 7 over here. इसका जो भी corresponding value है, this is my answer B. Less than 7 का probability. Less than 7 का probability कैसे निकलेगा? 7.8 से कितना यूनिट्स नीचे है? 0.8 यूनिट्स. जब एक SD is equal to 2.1 यूनिट्स, ऑब्वियस सा बात है 0.8 यूनिट्स will be less number of SDs. 0.8 by 2.1 कितना है बताइए? 0.38. So this has to be 0.38. अच्छा माइनस साइन होना चाहिए ना, क्योंकि you're talking about average से 0.38 SDs नीचे. You're talking about average से 0.38 SDs नीचे. 7 is 7.8 से कितना नीचे? इधर 0.8 यूनिट्स नीचे. तो 2.1 यूनिट्स अगर एक SD है तो 0.8 यूनिट्स कितना SD हुआ? 0.38 SD. So if you see 7.8 से if you come 0.38 SDs नीचे, where will you come? 7. and 0 से if you come 0.38 SDs, where will you come? minus 0.38. तो दोनों का स्केल सेम हो गया ना. how many SDs below the mean? 7.8 से you are 0.38 SDs नीचे, you will come over here. 7.8 minus 0.38 into 2.1 यही आएगा. and 0 से 0.38 SDs नीचे जाओगे, 0 minus 0.38 into 1 is gonna give you minus 3.8 minus 0.38. so this point is basically 0.38 SDs below the mean, right? problem? sure everyone? अब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले? अब प्रॉब्लम क्या है, आपका जो टेबल है उसमें 0.01, 0.02, 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके, इधर प्लीज इधर 0.1, 0.2, 0.3 इस तरीके से दिया हुआ है. नेगेटिव वैल्यू का आपको दिया ही नहीं है टेबल में कुछ. द प्रॉब्लम इज यू नॉट बीन गिवन द वैल्यूज एनीथिंग नेगेटिव के लिए. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल. माइनस 0.38 के इधर जितना प्रोबेबिलिटी है, डोंट यू थिंक कि 0.38 के इधर भी उतना ही प्रोबेबिलिटी होगा गिवन दैट द डेटा इज सिमेट्रिकल? माइनस 0.38 के इधर जितना प्रोबेबिलिटी है, 0.38 के उधर भी उतना ही प्रोबेबिलिटी होगा, बिकॉज द डेटा इज सिमेट्रिकल, राइट? बिकॉज द डेटा इज सिमेट्रिकल. इधर 50, इधर 50, इधर जितना डिस्टेंस गए उसके उस साइड जितना प्रोबेबिलिटी होगा, इधर भी अगर उतना ही डिस्टेंस आओगे तो उसके इधर भी इतना ही प्रोबेबिलिटी होगा ना. If you move the equal distance on this side, if you move an equal distance on this side, तो उसके उस साइड जो probability होगा, if you move an equal distance on this side, उसके इधर भी तो उतना ही probability होगा. Has to be right? बोलो, making sense everybody? Sure? सबको? That is what we are looking at. So in that situation, अगर 0.38 का probability तो निकालना बहुत ही simple है. टेबल में 0.30 के इधर and 0.08 के इधर देखिए, तो आपको 0.38 का वैल्यू मिलेगा. इसका मतलब 64.8% प्रोबेबिलिटी. यहां तक का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? यहां का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ? 64 वुड बी 35.2. तो अगर 0.38 के उधर 35.2% प्रोबेबिलिटी है, तो माइनस 0.38 के इधर भी तो 35.2% प्रोबेबिलिटी होगा ना. थिंक. क्योंकि डेटा सिमेट्रिकल है तो 0.38 के उधर जितना प्रोबेबिलिटी, माइनस 0.38 के भी इधर इतना ही प्रोबेबिलिटी. 0.38 तक का प्रोबेबिलिटी आपको टेबल से मिल रहा है, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस. देखो, अब आप बोलेंगे कि यार मेरे को टेबल यही वाला क्यों नहीं निकाल के दिया? अरे हर तरह का टेबल, इतना 4 टेबल थोड़ी देगा आपको. मेक्स नो सेंस ना. 100% माइनस करोगे ये वाला एरिया को, तो उस साइड का एरिया तो मिल ही जाएगा, बिकॉज द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 100%. बोलो, मेकिंग सेंस एवरीवन? समझ में आ रहा है?
हाँ बोलो अभी ओके, बट यू आई गेस यहाँ पे मच मोर डिटेल में वी आर डूइंग ओवर हियर। एवरीबडी इज ओके। एंड यूनिटरी मेथड है, सोचो कितना इजी है, मैंने एक फॉर्मूला नहीं कराया अभी तक आपको, एकदम पजल और वो एकदम प्लस माइनस करके एकदम लॉजिक यूनिटरी मेथड से हो रहा है क्वेश्चन। लेट्स सी द थर्ड वन, 6 and 10 के बीच का। कोशिश करने का मन है कि मैं कराऊं? अच्छा 6 and 10 आई डू, 5 and 7 यूल डू। 6 and 10 के बीच का, द वैल्यू एक्स इज बिटवीन 6 and बिलो 10, उसका प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। दिस इज व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट। एम आई करेक्ट? 6 and 10 के बीच का प्रोबेबिलिटी मांगा है ना। पहले तो ये वाला और ये वाला वैल्यू निकालते हैं। कैसे आएगा बताइए? 7.8 से 6 कितना यूनिट्स नीचे है? 1.8 यूनिट्स नीचे है। 1.8 यूनिट्स नीचे है ना 6 7.8 के। 1 SD is 2.1, तो 1.8 के लिए तो कमती नंबर ऑफ SD नीचे आना होगा। 1.8 by 2.1 will give you how much? एक और डेसिमल बता दो। 857 है तो 86 कर दो इसको, तो 0.86। बोलो ठीक है। माइनस होगा ना, क्योंकि आप आ रहे 0.86 SDs नीचे। Now if you see this, 0 minus 0.86 SDs is equal to minus 0.86. 7.8 minus 0.86 SDs is equal to minus 0.86. लॉजिक वही था, देखो ना 0.86 निकाला कैसे है? 7.8 is equal to 6। एवरेज से 0.86 SD नीचे आई है तो माइनस 0.86 आया। एवरेज से 0.86 SDs नीचे आई है तो 6 आया। दैट इज द लॉजिक ना। एंड इसी फॉर्मूला से तो 0.86 निकाले हो आप। 6 माइनस 7.8 डिवाइड बाई 2.1 ही तो किया है। एवरेज से 2.1 7.86 SDs नीचे। बोलो आर वी फॉलोइंग एवरीबडी? श्योर। 10 कितना यूनिट्स अबव है? 10 is 1.2 units above, sorry 2.2 units above। 7.8 और 10 में 2.2 यूनिट्स का फर्क है। जब 2.1 एक SD है तो 2.2 हल्का सा 1 से ज्यादा SD होगा। 1.05 आ रहा है। बोलो आर वी गुड? क्लियर? एवरीबडी फॉलोइंग? आंसर निकालना बहुत इजी है। टेबल में 1.0 के अगेंस्ट एंड 0.05 के नीचे देखो कितना आता है आंसर? 8531। मतलब यहां से लेकर यहां तक का प्रोबेबिलिटी इज 85.31%। एकदम स्टार्टिंग से लेकर 1.05 स्टैंडर्ड डिविएशन तक का प्रोबेबिलिटी इज 85.31%। आर वी गुड? अच्छा माइनस 0.86 के इधर कितना प्रोबेबिलिटी होगा? जितना 0.86 के उधर प्रोबेबिलिटी होगा। माइनस 0.86 के इधर इतना ही प्रोबेबिलिटी है जितना 0.86 के उधर प्रोबेबिलिटी है। 0.86 के उधर का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? 0.80 एंड 0.06 के नीचे बताइए क्विकली। 0.80 एंड 0.8051। तो इसका मतलब है 0.86 तक 80.51% प्रोबेबिलिटी है, तो यहां कितना होगा? 19.49%। अगर 0.86 स्टैंडर्ड डिविएशन तक 80.51% प्रोबेबिलिटी है तो 0.86 स्टैंडर्ड डिविएशन के बियॉन्ड कितना प्रोबेबिलिटी होगा? 19.49%, राइट? तो अगर 0.86 के इधर 19.49 है तो 0.86 माइनस के इधर भी तो 19.49% होगा। It's symmetrical, right? So this probability up to here, the probability is कितना?
जब ये पूरा प्रोबेबिलिटी इज 85.31, ये वाला पार्ट इज 19.49, तो बीच का कितना बचा आंसर? इन दोनों का डिफरेंस. Again I'll repeat. So first we found out I need to find out the probability between 6 and 10. 6 and 10 का corresponding value निकाला. 6 is 1.8 units नीचे, एक SD is 2.1, तो 1.8 is कितना? 1.8 by 2.1, और नेगेटिव साइन बिकॉज ये एवरेज के नीचे है. ये वाला के लिए 10 is 2.1 units above, 2.2 units above 7.8 above the average. 1 SD is 2.1, तो 2.2 is how many SDs? 1.05 SDs. 1.05 SD तक का probability is equal to 85.31, that is given in your table. 0.86 तक का probability is 80.51, so 0.86 के beyond का probability is 19.49. 0.86 के beyond अगर 19.49 है, that's 100 minus 80.51%, तो minus 0.86 के इधर भी 19.49 ही होगा ना, because it is symmetrical. यहाँ जितना डिस्टेंस गए यहाँ भी तो उतना ही डिस्टेंस आ रहे हो, तो इसके इस साइड जो probability, उसके इस साइड भी उतना ही probability. तो यहाँ I found an answer 19.49. तो जब यहां से पूरा 0.86 19.49 है एंड स्टार्टिंग से लेकर 1.05 तक 85.31 है, तो बीच का कितना हुआ? दोनों का डिफरेंस है ना. ये पोर्शन ये मिल गया, ये पूरा पोर्शन ये मिल गया, तो बीच का पोर्शन इज इन दोनों का डिफरेंस. आंसर कितना है बताइए? सी इफ यू गॉट दिस एंड ट्राई द सेकंड वन योरसेल्फ एंड देन आई विल डू इट. सी इफ यू गॉट दिस एंड ट्राई द सेकंड वन. नेक्स्ट वन डी ट्राई करिए. आई वांट एन आंसर फ्रॉम एवरीवन. पूरा आंसर बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी 5 and 7 के नीचे 18.09%. लेट्स सी बाकी लोग करिए क्विकली. वही और कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? स्केल ही तो कर रहे हो, दो अलग अलग स्केल पे सेम डेटा है. इसका एसडी इज 1 के बराबर, इसका एसडी इज 2.1 के बराबर, दैट्स ऑल. नाइस, गुड. Are we done till here? पार्ट डी हो गया. डी का आंसर क्या बताया था? 18.09% आ रहा है. पार्ट डी 18.09 आया इसका. आई होप इट्स करेक्ट एंड आई डोंट हैव टू रिमूव. इसका आंसर क्या बोला? वो तो let's see the second one, guys. Everybody on the screen over here on the board. देखो,
5 एंड 7 के बीच का प्रॉबिलिटी मांग रहे हैं, इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, छोटा बेटर ट्रिक है। तो मेरे को 5 एंड 7 के बीच का वैल्यू चाहिए, प्रॉबिलिटी चाहिए। मेरे को 5 एंड 7 के बीच का प्रॉबिलिटी चाहिए, राइट? दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट, राइट? बोलो एवरीबडी। 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होगा? 7 7.8 से 0.8 यूनिट्स नीचे है। 2.1 is 1 SD, तो 0.8 is how many SDs? 0.8 by 2.1 कितना है? 0.38, नेगेटिव माइनस 0.38 इज द राइट आंसर। अच्छा, 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना है? 5 इज 7.8 से 2.8 यूनिट्स नीचे, 7.8 माइनस 5, 2.8 यूनिट्स नीचे है। 2.1 इज 1 SD, तो 2.8 कितना SD होगा? 2.8 by 2.1, दैट इज 1.33, सो माइनस 1.33। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है बिटवीन माइनस 1.33 एंड माइनस 0.38 यूनिट्स। एम आई करेक्ट? नाउ द पॉइंट इज माइनस 0.38 के इधर का एरिया इज 0.38 के उधर का एरिया, माइनस 1.33 के इधर का एरिया इज 1.33 के उधर का एरिया। वो सब झमेला करेंगे, बट एक बात एकदम सिंपल सा चीज बताता हूं। माइनस 1.33 जितना इधर है, 1.33 उतना ही इधर होगा। माइनस 0.38 इधर है, तो 0.38 इधर होगा। डोंट यू सी कि 0.38 एंड 1.33 के बीच का एरिया एंड माइनस 1.33 एंड माइनस 0.38 का एरिया के बीच का एरिया हैज टू बी द सेम। इट्स सिमेट्रिकल अगेन, इट्स सिमेट्रिकल ना? बोलो समझ रहे हो क्या कर रहा हूं? 5 एंड 7 के बीच का जो एरिया इज एज गुड एज माइनस 1.33 SD बिलो एंड 0.38 SD बिलो के बीच का एरिया, विच इज गोइंग टू बी द सेम एज 0.38 एंड 1.33 के बीच का जो एरिया है वही होगा ना, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल। क्योंकि इसके इधर जितना एरिया, इसके उधर इतना एरिया, इसके इधर जितना एरिया, इसके इधर जितना एरिया, तो इन दोनों के बीच का जो सेम एरिया है वही यहां पे भी सेम एरिया होगा ना। अब कैलकुलेशन बिकम्स इजियर, बिकॉज आपको क्या करना है, टेबल में 1.33 देखो यहां तक, सॉरी टेबल में 1.33 देखो, वो आपको यहां तक का प्रोबेबिलिटी दे देगा। टेबल में 0.38 देखो, वो यहां तक का प्रोबेबिलिटी दे देगा। दोनों का डिफरेंस करेंगे, आंसर आ जाएगा। सो आई नीड टू सी 1.30 एंड 0.08, 0.03 के नीचे का वैल्यू कितना है बता रहा हूं। हाँ, ये कितना आया? और ये सो 90.80% डेटा यहां से एकदम इन्फिनिटी से लेकर यहां तक, मतलब एकदम यहां से लेकर के यहां तक 90.82% डेटा है, एंड यहां तक 64.80% डेटा है। तो बीच का एरिया कितना होगा, उसका डिफरेंस 26.02। बैड, सॉरी कहां गलती किया बताओ? नॉट डन, बोलो ठीक है, समझ में आया? सो द आंसर 26.02%, जो आंसर दिया था वो गलत था। करेक्ट, नाइस, एवरीबॉडी सॉर्टेड, समझ में आ रहा है? इट्स सो सिंपल। एंड ये सब ना, ये सब ट्रिक्स लगाना चाहिए, वरना पहले ये निकालेंगे, फिर 100 से माइनस करेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको करेंगे, मेक्स नो सेंस। हाँ, अभी आप ये पूरा का पूरा ग्राफ बना करके कर रहे हैं, डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन बना के, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, माइनस 1.33 और माइनस 0.38 इज दोनों का डिफरेंस। टेबल में डायरेक्टली वो वैल्यू माइनस वो वैल्यू इक्वल टू करके आंसर दे देंगे आप लोग। दैट फ्लुएंसी लेवल विल कम विद प्रैक्टिस, दैट फ्लुएंसी लेवल विल कम विद प्रैक्टिस। बोलो ठीक है यहां तक एवरीवन? श्योर। नेक्स्ट पार्ट 8.5 एंड 10 के बीच का एरिया अगर देखना है, सो आई विल इरेज दिस वन। Everybody's got this, right? I can erase this ना? थोड़ा रफ में कर रहा हूं इसको क्विकली। मेरे को 8.5 एंड 10 का बोला है, तो दिस इज 7.8, 8.5, 10। तो ज्यादा सिंपल है। 8.5 एंड 10 का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू चाहिए। 8.5 माइनस 7.8
डिवाइड बाई 2.1 इज द नंबर ऑफ SD, पहला वाला. 0.7 यूनिट्स अबव डिवाइड बाई 2.1 इज गोइंग टू गिव यू 0.33. 0.33 SD अबव है ना. 0.7 यूनिट्स ऊपर है. नहीं कितना, हाँ 0.7 यूनिट्स ऊपर है. 2.1 यूनिट 1 SD है तो 0.7 कितना, 1/3 SD. और 10 कितना ऊपर है, 7.8, 8.8, 9.8, 2.2 यूनिट्स. तो 1 SD is 2.1 यूनिट्स, तो 2.2 कितना, 1.05. इनफैक्ट ये आपने कोई और क्वेश्चन में कर रखा था पार्ट सी में. अब तो क्या करना है, ये वाला प्रोबेबिलिटी माइनस ये वाला प्रोबेबिलिटी टेबल में देख के. तो बहुत ही सिंपल है, राइट. 1.0 एंड 0.05 के नीचे आपको ये वाला प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, एंड 0.33 तक का ये वाला मिल जाएगा. दोनों का डिफरेंस इज द आंसर. सी इफ यू आर गेटिंग 22.38%. आई वांट अ कपल ऑफ मोर टू कंफर्म. सिंपल है ना. See if you're okay till here. %22.38% people are confirming. बोलो everybody is okay. उसके बाद का क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. x ग्रेटर देन 7.8. 7.8 के ऊपर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 50%. देख टेबल का जरूरत ही नहीं है इसके लिए. 50%. Let me do 2 more parts. बताइए कैसे करेंगे. ट्राई. नहीं क्वेश्चन मार्क है तो फाइंड आउट करना है. जो क्वेश्चन मार्क. एच में आऊंगा इसके बाद. $7.89 आ रहा है इनका. देखो बाकी लोग. बोलो अभी डन. देखो एक बार. आई गिव यू अ हिंट हाउ वी आर सपोज टू बी गोइंग अबाउट दिस क्वेश्चन. वही नॉर्मल हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए. आंसर आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा.
ये 7.8 है, दिस इज ओके. 7.8 is that value, यहां तक ठीक है. I want to find out probability that x is greater than a value is 7.5%. मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को ये वाला पॉइंट फाइंड करना है जिससे कि दिस इज 7.5%. थिंक there is a 7.5% probability that the value is above this level, right? There is a 7.5% probability कि मेरा value is going to be above this level. यही तो find out करना है. X is greater than this level 7.5% of the time. 7.5% चांसेस है कि x इसके ऊपर होगा. यही तो वैल्यू निकालने बोला है आपको. बोलो प्रॉब्लम. x is greater than this value 7.5% of the time. This is what you're supposed to be finding out, right? कि इसके ऊपर जाने का कौन सा लेवल के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 7.5%. ये लेवल के ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 7.5%. बोलो ठीक है. अगर ये 7.5% है तो यहां तक का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 92.5%. 0.9250. टेबल में पहले 0.9250 ढूंढिए. यू आर नॉट फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ एसडीज. आप यहां पर 0.9250 नहीं देखेंगे, आप इसके अंदर 0.9250 ढूंढेंगे कि कितना एसडी के तक 92.5% प्रोबेबिलिटी है. अपने को प्रोबेबिलिटी देख करके नंबर ऑफ एसडी निकालना है. आप इधर 0.9250 नहीं देखेंगे. डोंट मेक दैट मिस्टेक. नंबर ऑफ एसडी देख करके प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है. प्रोबेबिलिटी देख करके बताना है कि कितना एसडी तक कितना प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी देख करके नंबर ऑफ एसडी बताना है. तो 0.9250 कब तक आएगा? 1.44 आ रहा है क्या? So basically 1.40 and 0.04 का intersection is what you found out to be 0.9250. And if you see, it's not like a jumbled up value जिससे आपको ढूंढना होगा. Obvious सा बात है, जितना number of SD बढ़ेगा उतना probability बढ़ेगा. तो शुरू से देखते जाइए, the data will always be increasing as you go down and increasing as you go right. So if एक बार देना मेरे को. So if you see, like suppose 1.2, मैंने देखा पहला वाला कॉलम 0.86, 0.889, 0.903, 9192, 9332. 1.4 के बाजू में देखा 0.9192 आ रहा है. 1.5 के बाजू में 0.9332 है. मतलब 1.4 के अगेंस्ट होना चाहिए आंसर. 1.4 में 0.9250, 9250, 9251 मिल गया. वेरी क्लोज टू 9250. 1.44. सो ये वैल्यू इज 1.44. तो ये वैल्यू कितना होगा? 7.8 प्लस 1.44 स्टैंडर्ड डिविएशंस ना. एवरेज से 1.44 स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव. 0 प्लस 1.44 इंटू 1 से ये आया. 7.8 प्लस 1.44 इंटू 2.1 से ये वैल्यू आएगा. इट इज 1.44 स्टैंडर्ड डिविएशंस अबव द एवरेज, राइट? एवरेज से 7.8 से 1.44 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशंस ऊपर. बोलिए आंसर कितना है? 8.82. 10.82. See if everybody's got this. Sure? सबको ये वाला पार्ट नेक्स्ट डे करेंगे. उसके पहले I'll give you a homework which you'll do and come for the next class. ठीक है? Everybody sorted till this one? Exactly इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं.
Do it till here. We'll start from this question tomorrow, next day. बोलो, getting it? दो मिनट रुक जाएगा. अभी ओके टिल हियर एवरीबडी? यहां तक ठीक है? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है एनीबडी? यूनिटरी मेथड एंड ऑल कैसे क्या करके करे समझ में आ रहा है, राइट? I have not covered the first half of the chapter. I'll do it later. I'll do it tomorrow. मतलब I'll do it after this question is done. And this question also, this is also pending. 2 minutes रुकिएगा.